आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशर पेश है अब तक की अहम खबरें। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अहमद पटेल का बुध की सुबह 3:30 बजे इंतकाल हो गया। इन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इलाज के दौरान इनके कई अज़ा ने काम करना बंद कर दिया था। इनके बेटे फैसल पटेल ने ट्विटर पर अपने वालिद के इंतकाल की इत्तला दी। फैसल ने लिखा, एक साथ कई अज़ा ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनका इंतकाल हो गया। अपने सभी खैर ख्वाहों से अपील करता हूं कि इस वक्त कोरोना वायरस के उसूलों पर सख्ती से अमल करें और समाजी दूरी के सिलसिले में पुरअज़म रहें और किसी भी इज्तिमाई इनेकाद में जाने से बचें। एक सलाम मिस्टर पटेल 1 महीने पहले कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। इन्हें 15 नवंबर को मेदांता अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया था। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी समेत मुख्तलिफ मरकजी वज़रा और सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने सीनियर कांग्रेस लीडर व राज्यसभा रुकन अहमद पटेल के इंतकाल पर इजहार रंज व गम किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में मिस्टर कोविंद ने कहा, कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल के इंतकाल के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मिस्टर पटेल न सिर्फ अहले रुकन पार्लियामेंट थे, बल्कि इनमें बेहतरीन सियासतदान की सलाहियत और अवामी रहनुमा का जादू भी था। उन्होंने आगे कहा, अपने दोस्ताना जज्बे की वजह से पार्टी के बाहर भी उन्होंने दोस्त बनाए थे। पसमानदगान और दोस्तों को मेरी ताज़ियत। मिस्टर नायडू, राज्यसभा के रुकन मिस्टर अहमद पटेल जी के इंतकाल की खबर पाकर सदमे में हूँ। सीनियर रुकन पार्लियामेंट मिस्टर पटेल अपने पार्लिमानी तजुर्बे, खुश अखलाक़ी और अच्छे ताल्लुकात के लिए जाने जाते थे। ईश्वर इनकी रूह को सुकून दे और सोगवार कुंबे को सब्र अता करे। मिस्टर मोदी ने एक ट्वीट में कहा, अहमद पटेल जी के इंतकाल से दुखी हूँ। उन्होंने अवामी ज़िंदगी में तवील वक्त तक समाज की खिदमत की है। अपने तेज़ दिमाग के लिए जाने जाने वाले मिस्टर पटेल का कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में ताउन हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा, इनके बेटे फैसल से बात करके अपनी ताज़ियत का इजहार किया। ईश्वर से दुआ की है कि अहमद भाई की रूह को सुकून पहुँचे। मोहतरमा गांधी ने यहाँ जारी ताज़ियती पैगाम में कहा, मिस्टर अहमद पटेल की शक्ल में मैंने अपना एक ऐसा साथी खो दिया जिसकी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए वक्फ रही है। इनकी ईमानदारी, कुर्बानी और काम के तय जो अज़म रहा है, वो इन्हें दूसरों से अलग रहनुमा के तौर पर पेश करता है। उन्होंने कहा, मैंने एक ऐसा पुरअज़म साथी और दोस्त खो दिया है जिसका मुतबादिल मुमकिन नहीं है। मैं इनके इंतकाल से सदमे में हूँ और सोगवार कुंबे के तय ताज़ियत का इजहार करती हूँ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मिस्टर पटेल के इंतकाल पर शदीद रंज का इजहार करते हुए कहा, यह तकलीफ का दिन है। मिस्टर अहमद पटेल कांग्रेस के सुतून थे। उन्होंने कांग्रेस में ही सांस ली। कांग्रेस के लिए जैसे और बहरानी दौर में पार्टी के साथ खड़े रहे। वो पार्टी के लिए मिल्कियत थे। हम इनको हमेशा याद करेंगे। पसमंदगान के लिए मेरी ताज़ियत। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अहमद जी इंतहाई अक्लमंद और तजुर्बेकार लीडर थे। मैं इनसे हमेशा तबादला ख्याल करती थी और इनसे मशवरा लिया करती थी। वो हमारे सच्चे दोस्त थे। इनके इंतकाल से कांग्रेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खुदा इनकी रूह को सुकून अता करे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोविड-19 से मुस्बित पाए जाने के बाद इज़ा की नाकामी की वजह से इंतकाल हो गया। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आला ने अहमद पटेल के साथ अपनी रफ़ाक़त को याद किया और इनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मरकजी वजीर पार्चा जात स्मृति ईरानी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो मीडिया इतलात की जांच करे, जिसमें दिखाया गया है कि फहरिस्त राय दहंदगान में नामों के इंदराज पर रोहिंग्या मजलिस लीडरों से इजहार तशक्कर कर रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस गैर कानूनी तारकीन वतन के नाम फहरिस्त राय दहंदगान में दर्ज करवाने में मदद के जरिए मुल्क के हकीकी शहरियों को समाजी मफादात को महरूम करते हुए मुल्क को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मजलिस लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुकामी और कौमी न्यूज़ चैनल्स में इस बात की इतलात है कि मजलिस के लीडरों ने अपने सरकारी लीडर हेड्स के सिफारिशी मकतूब देते हुए फहरिस्त राय दहंदगान में रोहिंग्याओं के नामों का इंदराज करवाया है। चूँकि ये रियासत का मामला है, TRS हुकूमत को चाहिए कि वो इन इतलात की जांच करवाए। उन्होंने कहा कि TRS और इसके हलीफ जमात मजलिस के रिश्वत
खुर इश्तराक ने पुराने शहर हैदराबाद को तरक्की से महरूम कर दिया है और ये अफराद गैर कानूनी राय धंधों के जरिए फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जमातों के इस इत्तेहाद के नतीजे में 75,000 नाजायज़ कब्जे हुए। मरकजी वज़ीर ने राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो शहर की हमगीर तरक्की के लिए बीजेपी को वोट दें। चीन की हिंदुस्तान में दरअंदाजी और हिंदुस्तानी सरजमीन पर इसके कब्जे को रोकने में हिंदुस्तानी हुकूमत की मुबैना नाकामी से मुतालिक किए गए सवाल पर मरकजी वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज सरहद पर तसादुम से निपटने की अहल है, ताहम इनकी फ़िक्र मंदलीज जैसी सियासी जमात से मुतालिक है जो मुल्क को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। स्मृति ईरानी ने तेलंगाना में मरकज़ की भारत जैसी स्कीम पर अमल ना करने पर टीआरएस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि वजारत पार्चाजात से भी तेलंगाना को रियासत में पार्चाजात की तरक्की के लिए 1920 करोड़ रुपए दिए गए। 63,000 नौजवान मर्द व ख़वातीन को तरबियत दी गई, जिनमें से तकरीबन 10,000 को मुलाजिमत मिली। The allegations that hound the combine of TRS and the convenient support they receive from the MIM. The question that needs to be asked is this: is it possible that 75,000 illegal encroachments thrive in the city without the collaboration between MIM and TRS? Is it possible that today, as we speak, the final memorandum which seeks to engage with the Ministry of Home Affairs for assessment of damages in this great city has not been submitted by the state government? It is to also be said that while families were left to fend for themselves and struggle during the deluge, the state government and the present incumbent within the GHMC did not even undertake any activity under Mission Andradhanush 2 so that children of the poorest of the poor families can be vaccinated. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्स व IT के टी रामाराव ने ताजरीन के साथ इजलास होशियार हैदराबाद से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा मरकजी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के सबब मुल्क की मैशियत तबाह हो चुकी है। उन्होंने कहा मरकजी हुकूमत मैशियत के अबतर सूरत हाल को कोरोना और लॉकडाउन से मंसूब कर रही है, जो सरासर गलत है। लॉकडाउन से कबल ही हर शुबे में इन्हितात दर्ज होना शुरू हो चुका था और इसकी असल वजह मोदी हुकूमत की जानिब से 2016 में नाफिज की गई नोटबंदी है, जिससे मुल्क उभर नहीं सका। KTR ने कहा कि मुल्क की मैशियत में गुज़िश्ता 8 माही से इन्हितात हो रहा है, जबकि लॉकडाउन और कोरोना को 3 माही भी नहीं गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने छोटी और मुतवस्सित तिजारतों को बुरी तरह मुतासिर किया है। उन्होंने वहां मौजूद ताजरीन से सवाल किया कि मोदी हुकूमत के नाम निहाद 20 लाख करोड़ के पैकेज से किस किस ने इस्तेफादा किया है। पार्क के पास हड़ताल कर रहे थे कि 2-2 दिन पावर हॉलिडे अगर आप देंगे एक हफ्ते में तो धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। जनरेटर लगाना पड़ता था, हर घर में इन्वर्टर लगती थी। जेरोक्स सेंटर चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं करता। एक जूस स्टॉल चलाने वाला भी इन्वर्टर के बगैर काम नहीं चलाता था। 2-2 दिन की पावर हॉलिडे। इंदिरा पार्क के पास जब हड़ताल किया था आपने, तो उसमें यह भी कहा आपने कि भाई अगर जरूरत पड़ा तो पावर टैरिफ बढ़ा दो, 6 रुपया नहीं 10 रुपया कर दो, बट पावर तो दे दो ठीक ठाक, तो हम लोग कम से कम हमारा धंधा चलाएं और हम पे जो लोग निर्भर हैं, जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, उनको कम से कम रोजी रोटी खाने का मौका मिले। मैं आपको याद दिलाना ये भी चाहता हूं कि हम लोग जब सत्ता में आए 2014 में, इनिशियल डेज में काचीगुड़ा में एक मीटिंग किया था हमने। रवि प्रसाद जी यहीं पे कहीं पे है, उन्होंने किया था। रवि प्रसाद जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने काचीगुड़ा में। हमारे स्टील ट्रेडर्स थे, हमारे भाई लोग, देखिए वहां पे से भी हाथ उठ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे भी शायद हैं, आप भी थे। आपने उस दिन एक ही डिमांड किया था मुझसे, आपने शायद 2 डिमांड किया था। एक तो आपने ये कहा था कि भाई हमें कुछ भी करो बिजली दो, कुछ भी करो, तुम लोग क्या करोगे पता नहीं, बिजली दे दो। और दूसरी बात आपने कहा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करो।
ताकि गड़बड़ ना हो, ताकि झंझट ना हो। मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ, 6 साल हो गया, हमने 2 चीज़ों पे डिलीवर किया कि नहीं, आप एक बार याद करो। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने लाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने काफ़ी खूब इनफैक्ट रिवाइव किया। इससे और भी अहम, इससे भी अहम चीज़ ये है कि पहले ही 6 महीनों में हमने पावर का सिचुएशन को स्टेबल करवा दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर एक बिजनेस चलाना है, एक धंधा चलाना है, सबसे अहम बात है स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। उसका अगर वो माहौल, शांति की माहौल, अमन की जो माहौल है, उसमें अगर तब्दील होती है, उसमें कोई चेंज होती है, तो जरूर एवरीबडी विल बी इफेक्टेड, ना सिर्फ नॉर्मल हैदराबादी। क्योंकि मैं जब बचपन में हैदराबाद में ही, मेरी पैदाइश हैदराबाद की नहीं है, मैं करीमनगर में, आई वॉज बॉर्न इन करीमनगर। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर इक़्तिदार के फ़रोग़ के साथ अक़लियतों के मसाइल की यकसुई के लिए हर वक्त मुस्तैद रहती है और कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात और तालीमी इदारों का जाल फैलाते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 5 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की औलेर में टीआरएस हुकूमत ने पुलिस के जरिए एनकाउंटर करवाया, जबकि वो अदालत से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन जो ये वारदात में मुलविस पुलिस मुलाजमीन हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुसलमानों की मुहफ़्फ़िज़ होने का दावा करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई है। और मेरे हैदराबाद के मुसलमान भाई बहन याद रखना, ट्रिपल तलाक के इश्यू में, कश्मीर की आर्टिकल 370 को विड्रॉ करने इश्यू में, हर विषय में कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की साथ दिया है। आज जब नरेंद्र मोदी साहब हैदराबाद आए थे तो एक ही लफ्ज इन्होंने बोला केसीआर उनको, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपकी प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये केसीआर साहब उस दिन डैश से बोले थे। हम इतना ही कॉशन करना चाहते हैं, ये जो मीडिया में दिखा रहे उनका इनके बीच में ऐसा कुछ लड़ाई चल रहा है, ये बिल्कुल नाटक है। दूसरी चीज, బండి సంజయ్కి రాజకీయ అవగాహన కొంత మెచ్యూరిటీ లేనట్టు అనిపిస్తుంది. సర్జికల్ స్ట్రైక్ అనే పదం వాడుతున్నాడు. మేము నాలాంటి యుద్ధం చేసినావు, సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఏందో మాకు తెలుసు. నువ్వేదో కరీంనగర్లో చిల్లర కార్పొరేటర్ చేసి హైదరాబాద్ వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి మరి హిందువులని ముస్లింలని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. ఇది చెల్లదు. ఇది మీ చిల్లర రాజకీయాలకి, మీ దిగజారి మనస్తత్వానికి ఇటువంటి మాటలు ఈ బీజేపీలో ఈ రాష్ట్ర నాయకత్వం యొక్క వారి మైండ్ సెట్ తెలియజేస్తుంది. హైదరాబాద్ ప్రజలారా, ఓటర్లారా, హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, క్రైస్తవులు కానీ, సిక్కులు కానీ, జైన్లు కానీ, బుద్ధిస్టులు కానీ, మేము కోరేది మనందరం కలిసిమెలిసి ఒక ప్రశాంత వాతావరణం, సామరస్యంగా ఒక కమ్యూనల్ హార్మోనీలో। AICC इंचार्ज तेलंगाना उमूर मानिक्यम टैगोर ने बीजेपी की जानिब से शहर की तरक्याती मसाइल के बजाय फिरकावाराना मुनाफरत को फ़रोग़ देने के एजेंडे की मजम्मत करते हुए कहा, GHMC इंतखाबात इलाक़ाई और शहरी तरक्याती पर मुश्तमिल है। बीजेपी की मरकज़ी व रियासती क़ायदीन कांग्रेस की जानिब से क़ायम करदा गंगा जमनी तहजीब व अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बिगाड़ने के दर पर है। टैगोर ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या हैदराबाद का पुराना शहर पाकिस्तान है जहां सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है। टैगोर ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अपनी ज़बानों पर कंट्रोल करे ताकि मुल्क की सलामती कायम रह सके। We believe that as congressmen, Greater Hyderabad will remain to be the city of opportunities. Greater Hyderabad will remain the city of development too. We believe that the city of ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की 1 दिसंबर को होने वाली रायदही के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है। ताहम पुराने शहर हैदराबाद में सिवाय मजलिस के कोई और पार्टी नजर नहीं आ रही है। बेशतर जमातों बशमूल TRS, BJP और कांग्रेस
150 डिवीजन्स में मुकाबला कर रही है। बीजेपी ने पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है, जिसका मकसद नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करना है। बीजेपी हालिया दिनों में हल्का असेंबली दोबाग के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी से सरशार है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2016 में बीजेपी को जीएचएमसी इंतखाबात में सिर्फ 3 नशिस्तों पर इत्तेफाक करना पड़ा था, ताहम इस मरतबा ज़ाफ़रानी जमात अपने कॉरपोरेटर्स की तादाद में इजाफे के लिए शिद्दत के साथ मुहिम चला रही है। कांग्रेस की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। इसके उम्मीदवारों और लीडरों की जानिब से घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की जा रही है और कांग्रेस को वोट देने की अपील की जा रही है। बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना यूनिट ने मरकज़ के खिलाफ 26 नवंबर को मुल्क हड़ताल में हिस्सा लेने का फैसला किया है। फेडरेशन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अवामी शोबे के बैंक्स को कमज़ोर करना चाहती है और बैंकिंग शोबे को निजी अफराद के हवाले करना चाहती है। मरकज़ी हुकूमत काम दोस्त क़वानीन को भी तब्दील करना चाहती है और काम के औकात को 12 घंटे करना चाहती है ताकि मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा सके। हुकूमत हिंद के फैसलों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए फेडरेशन ने तमाम बैंक मुलाजमीन से ख्वाहिश की है कि वो इस हड़ताल में हिस्सा लें। तमाम कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ आरबीआई के मुलाजमीन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। फेडरेशन ने कहा कि बैंक्स को धोखा देने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। फेडरेशन ने कहा कि आरबीआई की दाखिली कमेटी ने तजवीज़ पेश की है कि कॉरपोरेट कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाएं। हुकूमत इन कॉरपोरेट इदारों के मफाद में क़वानीन में तरमीम करना चाहती है, ताहम इसको ये याद रखना चाहिए कि ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक कॉरपोरेट कंपनियों को बैंकिंग शुबे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। फेडरेशन ने कहा कि गुज़िस्ता 3 दहाइयों के दौरान जब इसरी माशी पॉलिसी पर अमल किया गया, तकरीबन 40 प्राइवेट बैंक्स दिवालिया हो गए। हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए कॉरपोरेट बैंक्स की हौसला अफजाई करने से मुल्क की माईशत मुतासिर हो गई और डिपार्टमेंट्स की जमा पूंजी पर भी इससे असर पड़ सकता है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद वीसी सज्जनान ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने राजेंद्र नगर मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में उन्होंने हिसास पोलिंग मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को रायदही के इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने मसाइली और मुश्किलात वाले मराकज़ रायदही में सख्त बंदोबस्त करने की भी उन्होंने हिदायत दी। सैबराबाद में 2569 मराकज़ रायदही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए पुलिस अहदेदारों को तैनात किया जाएगा। రాజేంద్ర గారు కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అందరూ కూడా బ్రీఫ్ చేయడం జరిగింది. మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో మొత్తం 2569 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాం, 647 పోలింగ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాం. దాంట్లో 243 సమస్యాత్మక అని చెప్పి గుర్తించడం జరిగింది. అక్కడ చాలా పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మనము మొత్తం సైబరాబాద్లో ఉన్న 38 డివిజన్స్లో దాదాపు 13,500 మెన్తోని, 10,000 సివిల్ ఫోర్స్తోని, 3,500 ఏఆర్ స్టాఫ్తోని బందోబస్తు చేయడం జరుగుతుంది. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా మనము ప్రతి లొకేషన్లో కూడా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని, 2 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మొత్తం ఆ ఏరియాలో ఎవరు ట్రబుల్ మాంగర్స్ ఉన్నారు, ఎవరు ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఉన్నారు, అక్కడ ఏం జరుగుతుందని చెప్పి పరిణామాన్ని కూడా వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు, మనకు రిపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉంటారు. అది కాకుండా మనము సీసీటీవీ మౌంటెడ్ వెహికల్స్ కూడా 10 చోట్ల పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దట్ అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా వాళ్ళు మొత్తము వీడియో వచ్చేసి మన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్కి అనుసంధానం చేసి మనం అక్కడి నుంచే మనం ఎలక్షన్ కూడా వాచ్. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी निज़ामाबाद के मेंबर पार्लियामेंट रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ख़ास तौर पर इसके रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी को निशाना बनाते हुए मुतनाज़ा तबसरे किए हैं। अरविंद ने अकबरुद्दीन की माजी की नफरत अंगेज़ तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद चंद्रायन गुट्टे के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी और इनके भाई असदुद्दीन अवैसी मेरी जूती के नीचे होंगे। अरविंद ने यह भी कहा कि
AMIMI کے रहनुमा पुराने शहर में होने पर भोंकते हैं। बिहार में AMIM के नौ मुंतखब MLA अख्तर उल ईमान की जानिब से अपने हल्फ में हिंदुस्तान नहीं बल्कि लफ्ज़ भारत पर उठाए जाने वाले एतराज़ का हवाला देते हुए उन्होंने राय दहंदगान पर जोर दिया कि वो BJP उम्मीदवारों को आइंदा GHMC इंतखाबात में वोट डालें। చెప్తున్నా సున్నా అక్బరుద్దీన్ एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आंदे तेरे को तेरे भाई को तेरा पूरे MIM पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो, समझा? एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में आंदे तेरी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे गुजरता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।